अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम देख रहे हैं कि दुश्मन हमारी जड़ें काट रहा है और हमारी कौम के एक हिस्से को ले जा रहा है। अगर हमने सख्त रवैया अख्तियार न किया तो इसका ये मतलब होगा कि हम कुफ्र की तायद कर रहे हैं। मेरे भाई सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुझे कहा था कि गद्दारी हमारी रवायत बनती जा रही है, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये भी रवायत बनती जा रही है कि एक टोला हुकूमत किया करेगा और कौम महकूम होगी। हुक्मरान टोला कौम का खजाना शराब में बहाएगा और कौम पानी के घूंट को भी तरसेगी। मेरे भाई ने ठीक कहा था कि हमें कौम और मजहब के मुस्तकबिल पर नजर रखनी है। हमें कौम में वकार और किरदार की बुलंदी पैदा करनी है। आने वाली नस्लें हमारी कब्रों से जवाब मांगेंगी। इस मकसद के लिए हमें इस कार्रवाई से गुरेज नहीं करना चाहिए जो मुल्क और मजहब के लिए सूदमंद हो। अगर ये बरहक इक़दाम कौम के चंद एक अफराद के लिए तकलीफ दह साबित होता है तो हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हम कौम का मफाद और वकार चंद एक अफराद की खुशनुदी पर कुर्बान नहीं कर सकते। हम मुल्क के एक इतने बड़े हिस्से को सिर्फ इसलिए दुश्मन की तकरीबकारी के सुपुर्द नहीं कर सकते कि वहाँ के लोगों के जज्बात मजरूह होंगे। तुम देख रहे हो कि वहाँ के लोग सीधे साधे और बेइल्म हैं। उन्हें अपने वो मुसलमान भाई जो कबीलों के सरदार हैं और मजहब के उजारादार हैं, दुश्मन का आलयकार बनकर गुमराह रहे हैं। अजलास में किसी को तौका नहीं थी कि तकीउद्दीन का रद्द अमल इतना शदीद और फैसला इतना सख्त होगा। उसने जो दलाइल पेश किए उनके खिलाफ किसी को जुर्रत ना हुई कि कोई मशवरा ही पेश करता। उसने कहा, मिस्र में जो फौज है ये महाज से आई है और इससे पहले भी लड़ चुकी है। इस फौज के सिर्फ 5 घोड़सवार, 270 सवार और 500 प्यादा आज शाम उस इलाके की तरफ रवाना कर दो जहाँ वो मशकूक खंडरात हैं। ये फौज इस इलाके से इतनी दूर रहेगी कि जरूरत पड़े तो फौरी तौर पर मुहासरा कर सके। मेरे साथ दमिश्क से जो 200 सवार आए हैं वो इलाके के अंदर जाकर खंडरों पर हमला करेंगे। एक छापा मार दस्ता खंडरों के अंदर जाएगा। 200 सवार खंडरों को मुहासरे में रखेंगे। अगर बाहर से हमला हुआ या मज़ाहमत हुई तो फौज का बड़ा हिस्सा मुकाबला करेगा और मुहासरा तंग करता जाएगा। इस कार्रवाई में फौज को सख्ती से हुक्म दिया जाए कि किसी निहत्थे को नहीं छेड़ा जाएगा। इस फैसले के फौरन बाद फौजी हकाम कूच, हमले और मुहासरे वगैरह का मंसूबा तैयार करने में मसरूफ हो गए। सुल्तान अय्यूबी मिस्र की ताज़ा सूरत हाल से बेखबर। करक और शोबक किलों के दरमियान मील हा मील वसी सेरा में जहाँ रेतली चट्टानों, टेलों और घाटियों के इलाके भी थे और जहाँ किसी किसी जगह पानी साए की भी अफराद थी, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नए जंगी मंसूबे के मुताबिक अपनी अफवाज की सफबंदी कर रहा था। जासूसों ने उसे बताया था कि सलेबी दूनी ताकत से जो ज्यादातर जरापोश और बख्तर बंद होगी किले से बाहर आकर हमला करेंगे। ये फौज सुल्तान अय्यूबी की फौज को आमने सामने की जंग में उलझा लेगी और दूसरी फौज अकब से हमला करेगी। सुल्तान अय्यूबी ने अपनी फौज को दूर दूर तक फैला दिया। सबसे पहला काम ये किया कि जहाँ जहाँ पानी और सब्जा था वहाँ फौरन कब्जा कर लिया। इन जगहों के दफा के लिए उसने बड़े साइज के कमानों वाले तीर अंदाज भेज दिए। उनके तीर बहुत दूर तक जाते थे। वहाँ मंजनीकें भी रखी जो आग की हांडियां फेंकती थीं। ये एहतमाम इसलिए किया गया था कि दुश्मन करीब ना आ सके। बुलंदियों पर भी कब्जा कर लिया गया। सुल्तान अय्यूबी ने तमाम दस्तों को हुक्म दिया कि दुश्मन सामने से हमला करे तो वो और ज्यादा फैल जाएं ताकि दुश्मन भी फैलने पर मजबूर हो जाए। उसने अपनी फौज को ऐसी तरतीब में कर दिया कि दुश्मन ये फैसला ही नहीं कर सकता था कि मुसलमान फौज के पहलों किधर और अकब किस तरफ है। सुल्तान अय्यूबी ने फौज का एक बड़ा हिस्सा रिजर्व में रख लिया था। एक हिस्से को इस तरह मुतहर्रिक रखा कि जहां कमक की जरूरत पड़े फौरन कमक दे सके। उसका सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार उसके छापा मार दस्ते थे और उससे ज्यादा खतरनाक उसका जासूसी निजाम था जो उसे सलेबियों की नकलो हरकत की खबरें दे रहा था। शोबक का किला सुल्तान अय्यूबी सर कर चुका था। सलेबियों के मंसूबे में ये भी था कि उनके लिए हालात साजगार हुए तो वो शोबक को मुहासरे में लेकर फतह कर लेंगे। उन्हें तौका थी कि उनका इतना ज्यादा लश्कर सुल्तान अय्यूबी की कलील तादाद फौज को सेहरा में खत्म कर देगा या इतना कमजोर कर देगा कि वो शोबक को बाहर से मदद नहीं दे सकेगी। उनके इस मंसूबे के पेश नजर सुल्तान अय्यूबी ने शोबक की वो तरफ जिस तरफ से सलेबी इस किले पर हमला कर सकते थे खाली
खाली छोड़ दी। उसने सलेबियों के लिए मौका पैदा कर दिया कि वो रास्ता साफ देखकर शोबक पर हमला करें। उस तरफ से उसने देखभाल वाली चौकियां भी हटा दी और दूर दूर तक इलाका खाली कर दिया। सलेबियों के जासूसों ने करक में फौरन इत्तला पहुंचाई कि सुल्तान अयूबी ने सलेबियों के साथ सेहरा में लड़ने के लिए फौज शोबक से दूर इकट्ठी कर ली है और शोबक का रास्ता साफ हो गया है। सलेबियों ने फौरन अपनी इस फौज को, जो सुल्तान अयूबी पर सामने से हमला करने के लिए बाहर निकाली थी, हुक्म दे दिया कि रुख बदलकर शोबक की तरफ चली जाए। चुनांचा ये फौज उधर को हो ली। उसके पीछे रसद के जखीरे जा रहे थे। फौज जब शोबक के 4 मील दूर रह गई तो इसे रोक लिया गया। ये इस फौज का आरजी पड़ाव था। रसद की घोड़ा गाड़ियां, ऊंट और खच्चर हजारों की तादाद में चले आ रहे थे। उन्हें कोई खतरा न था क्योंकि मुसलमानों की फौज का दूर दूर तक नामो निशान न था। सलेबी हुक्मरान बहुत खुश थे। उन्हें शोबक का किला अपने कदमों में पड़ा नजर आ रहा था। मगर रात को उन्हें अपने पीछे 5-6 मील दूर आसमान डाल सुर्ख नजर आया। शोले इतने बुलंद थे कि इतने दूर से भी नजर आते थे। सलेबियों ने सवार दौड़ा दिए। जहां से शोले उठ रहे थे वहां उनकी रसद थी। सवार वहां पहुंचे तो उन्हें सेहरा में बेलगाम घोड़े और बेमहार ऊंट हर तरफ दौड़ते भागते नजर आए। ये तबाही सुल्तान अयूबी के एक छापा मार दस्ते की बपा की हुई थी। रसद में घोड़ों के लिए खुश्क घास से लदी हुई सैकड़ों घोड़ा गाड़ियां थीं। उन्हें रसद के कैंप के इर्द गिर्द खड़ा किया गया था। सलेबी खुशफहमियों में मुब्तला थे। उन्हें मालूम नहीं था कि उनकी हर एक हरकत पर सुल्तान अयूबी की नजर है। रात को जब रसद का कैंप सो गया तो मुसलमान छापा मारों ने ऊंटों पर जाकर खुश्क घास में आतिशे पलीते वाले तीर चलाए। घास फौरन जल उठी। देखते ही देखते कैंप शोलों के घेरे में आ गया। उनके नरगे में आए हुए इंसान जाने बचाने के लिए इधर उधर दौड़े तो उनमें से बहुत से तीरों का शिकार हो गए। जो जानवर रस्सियां तोड़ सके वो तो भाग गए और जो खुल न सके वो जिंदा जल गए। दूर दूर तक फैला हुआ कैंप जहन्नम बन गया। छापा मारों ने कई एक ऊंट और घोड़े पकड़ लिए और वापस चले गए। सुबह तुलू हुई। सलेबी कमांडरों ने जाकर रसद का कैंप देखा। वहां कुछ नहीं बचा था। उनकी एक माह की रसद तबाह हो चुकी थी। वो समझ गए कि शोबक का रास्ता जो साफ था ये सुल्तान अयूबी की एक चाल थी। उन्होंने बगैर देखे कह दिया कि करक से शोबक तक उनकी रसद और कमक का रास्ता महफूज नहीं। चुनांचा उन्होंने शोबक का मुहासरा मुलतवी कर दिया। रसद के बगैर मुहासरा नामुमकिन था और जब उन्हें इत्तला मिली कि गुज़िश्ता रात उस फौज की भी रसद तबाह हो गई है जो सुल्तान अयूबी की फौज पर सामने से हमला करने के लिए जा रही थी, तो उन्होंने अपने तमाम तर जंगी मंसूबे पर नजरसानी करने का फैसला कर लिया। उन्हें कहीं भी सुल्तान अयूबी की फौज नजर नहीं आ रही थी। उन्हें जासूस ये भी नहीं बता सकते थे कि मुसलमानों की फौज का इज्तिमा कहाँ है। दरअसल ये इज्तिमा कहीं भी नहीं था। सुल्तान अयूबी को इत्तला मिली कि सलेबियों ने दोनों महाजों पर पेशकदमी रोक दी है तो उसने अपने कमांडरों को बुलाकर कहा, सलेबियों ने जंग मुलतवी कर दी है लेकिन हमारी जंग जारी है। वो दोनों फौजों के आमने सामने के तसादुम को जंग कहते हैं। मैं छापों और शबखूनों को जंग कहता हूँ। अब छापा मारों को सरगर्म रखो। सलेबी दोनों तरफ से पीछे हट रहे हैं। उन्हें इत्मीनान से पीछे हटने ना दो। इंतहाई अकब से या पहलू पर शबखून मारो और गायब हो जाओ। सलेबी आपको अपने सामने लाकर लड़ना चाहते हैं लेकिन मैं आपको उस मैदान में उनके सामने ले जाऊंगा जो आपकी मर्जी का होगा और जहां की रेत भी आपकी मदद करेगी। सुल्तान अयूबी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपने अमले और मुहाफिज दस्ते के साथ खाना बदोश था। किसी एक जगह न ठहरने के बावजूद मालूम होता था जैसे हर जगह मौजूद है। नाजरीन हज़रात, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।